नमस्कार। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं बिंद की एक और महान शख्सियत से जो लगातार 22 वर्षों से अध्ययन और अध्यापन का कार्य संगीत के क्षेत्र में कर रहे हैं। वो मूलतः तबला के क्षेत्र में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है और उसके बाद लगातार वो ऐसे कई बच्चे रीवा शहर के लगभग सैकड़ों बच्चों को वो तबला वादन का कार्य लगातार कर रहे हैं और कई बच्चों को शिक्षित भी किए हैं। वो रीवा स्कूल ऑफ म्यूजिक के नाम से एक संस्था है जिसके संचालक के रूप में वो लगातार कई वर्षों से यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है सौरभ पांडे, उनको हम अपने न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे एमपी लाइव न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। सौरभ जी, लगातार आपने बताया भी कि 22 वर्षों से आप अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। कैसे आप इस क्षेत्र में आए और आपकी अभिरुचि हुई कि हमें इस क्षेत्र में खुद सीखना है और सिखाना है? बिल्कुल, दरअसल मैं पैदाइशी म्यूजिशियन नहीं हूँ, मतलब मेरे परिवार में म्यूज़िक नहीं था। मेरे पिताजी को बहुत रुचि थी संगीत में, तो उन्होंने जो है तो घर में वाद्य यंत्र रख रखे थे। हमारे यहाँ मानस वगैरह हुआ करता था शुरू में, तो पापा ने तबला और हारमोनियम वगैरह खरीद के रखे थे। मैं छोटा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लोग जब गाते बजाते थे तो मैं बैठ के वहाँ सुनना करता था। जब मैं 10th क्लास में एनसीसी के एक प्रोग्राम में, एक एनसीसी का कैंप लगा हुआ था सागर में, तो वहाँ मैंने एक 9th क्लास के छोटे से बच्चे को तबला बजाते देखा। बहुत अच्छा तबला बजा रहा था, तो मुझे बड़ी रुचि हुई कि यार ये छोटा है मुझसे, मैं 10th में था, तो मैंने कहा छोटा है और इतना अच्छा तबला बजा रहा है तो मुझे भी कोशिश शुरू करनी चाहिए। वहाँ से वापस आने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम थे। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद सबसे नज़दीक में हमारे यहाँ यहीं पे श्री वाहिद अली मास साहब की क्लास चलती थी, बाबू खां मेमोरियल म्यूज़िक क्लासेस। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले तबला वादन की शिक्षा शुरू की, प्रारंभ की। तबला सीखना शुरू किया। दुर्भाग्यवश वर्ष भर के अंदर ही उनका हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है तो मुझे सौभाग्य मिला सीखने का श्री प्रफुल्ल तिवारी सर से, जो कि रीवा के जाने माने तबला टीचर हैं और एक्सीलेंस स्कूल में पदस्थ हैं। तो उनसे लगातार मैंने 6 वर्षों तक तबले की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद थोड़ा सा बीच में मेरा एक ब्रेक हुआ था। उस दौरान कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा म्यूज़िक से डिटैच हो गया था। लेकिन फिर एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं दिल्ली में रह रहा था उस समय मैंने एक MNC ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक पंडित सुधीर पांडे जी, जो कि मेरे गुरुजी हैं। वो तस्वीर उधर उनकी रखी हुई है। तो उनके सानिध्य में तबला सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और वहीं से प्रेरणा मिली कि मैं नेट वगैरह, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा शुरू से बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम थोड़ा सा थ्योरी और इस पर भी ध्यान दो, थोड़ा नेट वगैरह की तैयारी करो। तो मैंने 2012 में नेट की परीक्षा में बैठा और दिसंबर 2012 में मैंने अपना नेट क्लियर किया। नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में प्रवेश मिला PhD करने के लिए, और वहाँ से मैंने इसी वर्ष 2021 में अपनी PhD सबमिट की। मेरे जो गाइड हैं वो भी सौभाग्यवश मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित वाद्यकार, तबला और गायन के गुरु हैं प्रोफेसर किरण देशपांडे जी। तो उनके सानिध्य में मुझे जो है तो PhD करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी गाइडेंस में मैंने PhD कंप्लीट की। मेरी PhD जो है वो मध्य प्रदेश के अप्रचलित, अप्रकाशित वाद्य जो गुरु हैं, अप्रकाशित वादकों, खासतौर से क्लासिकल जो तबला और पखावज के गुरु हैं, उनके ऊपर ये PhD बेस्ड थी। तो इस दौरान मुझे मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िलों में घूमने का अवसर मिला, जिनमें मैं इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर और ग्वालियर और रीवा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे विद्वानों के साक्षात्कार किए और बहुत सारा मैटर कलेक्शन किया, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए हैं वो अनुभव प्राप्त हुए, तो पता चला कि मतलब इस फील्ड में कितना लोगों के पास अभी ज्ञान है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं और अभी उनको लाइमलाइट नहीं हुए, उनके बारे में लोग जानते नहीं, उन पर प्रकाश नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारे रीवा के एक अभी विद्वान, पिछले वर्ष उनका देहावसान हो गया, श्री राधा मोहन खरे जी, तो वो भी बहुत विद्वान थे और मैंने अपनी PhD में उनको शामिल किया था। इसी तरह ठाकुर बलीकरण सिंह जी पखावज वादक हुए हैं रीवा में, उनको भी मैंने शामिल किया। इस तरह से मध्य प्रदेश के कोने कोने में मैंने जा कर के विद्वानों के साक्षात्कार किए और उनसे बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करके मैंने अपनी PhD कंप्लीट की।
और पिछले 2015 से ये मेरी म्यूज़िक एकेडमी मेरी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुरभि पांडे जिनके प्रेरणा से मैंने ये क्लास शुरू की थी। एक्चुअली मैं पहले म्यूज़िक टीचर था राजहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप अपना खुद का शुरू करिए। तो फिर मैंने एक छोटी सी क्लास से शुरुआत की थी और काफ़ी मेहनत हुई और काफ़ी सारे अच्छे लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला, अच्छे जो विद्वान टीचर्स हैं और हमारे जो गुरुजन हैं उनका सपोर्ट मिला और स्टूडेंट्स का, उनकी फैमिली के लोगों का। तो आज ये क्लास हमारी तकरीबन क्लास में मैं नियर अबाउट 300 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ और इसके लिए हमारे पास हम 5-6 टीचर्स मिल कर के ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गिटार क्लासेस, तबला क्लासेस, वोकल की क्लासेस, कथक डांस की क्लासेस। कथक डांस की ये रीवा में वर्तमान में ऐसी क्लास है जिसमें आपको कथक का प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, जिसमें लहरा वादक भी मिलेंगे आपको, तबला वादक भी मिलेंगे आपको, कथक टीचर भी मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें संगीत विद्यालय की, रीवा में कई संगीत विद्यालय संचालित हैं, लेकिन मैंने ये पहली एक संगीत विद्यालय देखी जो अपने आप में अनोखी है और कथक का जो स्पेशलाइजेशन आप लोगों के माध्यम से बच्चों को ट्रेन किया जाता है और आपने हर विधा के लोगों को, शिक्षकों को रखा है और कई वैरायटियाँ दे रहे हैं, इसका यानी एक अलग सोच क्या इसका कारण? हाँ, दरअसल ये कॉन्सेप्ट एक स्कूल का था। मैं एक म्यूज़िक क्लास नहीं चलाना चाहता था, मैं एक पूरा स्कूल ऑर्गेनाइज़ करना चाहता था। तो उसके लिए मुझे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत थी और कथक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रीवा और आसपास सतना में ही थोड़ा बहुत मिलता है या फिर कटनी में, पर आसपास आपके कथक के टीचर्स की बड़ी प्रॉब्लम है, कथक नहीं है। तो मुझे मोटिवेशन आया, कटनी में मैं कथक क्लास में कुछ समय तक मैंने संगत भी की थी, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया कि थोड़ा एफर्ट करके अगर कथक क्लास शुरू की जाए तो इससे हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि क्लासिकल में कथक डांस का तो जोड़ ही नहीं है कुछ। तो फिर इसके लिए हमने जबलपुर से बात की, तो वहाँ पे एक शिक्षिका हैं श्रीमती बीना ठाकुर जी, जो कि बहुत ही सीनियर टीचर हैं कथक की, तो उन्होंने हमें अपनी रजामंदी दी और फिर हमने कथक क्लास शुरू करी और वो लगातार पिछले 3 वर्षों से यहाँ कथक टीचर के रूप में विद्यमान हैं, आती हैं और लगातार बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। और ये कथक के बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बाहर आ गए हैं बच्चे। अगर हम रीवा स्कूल ऑफ म्यूजिक की बात करें, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं। साथ में अभी आपने एक और नई ब्रांच खोली है रीवा के नज़दीक मऊगंज में, वहाँ कैसी पृष्ठभूमि बनी कि वहाँ भी खोला जाए? हाँ, दरअसल मैं सप्ताह के 2 अवकाश अपनी क्लास से लेता था और चूँकि अभी पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, मेरी पत्नी का निधन हो गया लॉकडाउन के दौरान। तो अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी है जो कि अब संगीत सीखने के लिए तैयार है, तो वो भी अब संगीत के माहौल से दूर हो गई, क्योंकि अब अकेले मेरे लिए यहाँ पे उसको रख पाना और मैनेज कर पाना मुश्किल है। तो अपने ननिहाल में वो रहती हैं, मऊगंज में ही है। तो मैं वहाँ सप्ताह के 2 दिन जो है तो जा कर के समय दिया करता था बच्चों के पास। तो मुझे बड़ा खलता था कि यार इसको मैं संगीत सिखा नहीं पा रहा हूँ और समय निकला जा रहा है। तो मैंने ऐसी चर्चा की कि भाई अगर एक हारमोनियम तबला रख के इसको थोड़ा शुरू करें सिखाना। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई आप अगर सिखाना ही चाहते हैं तो कुछ 2-4 बच्चों को और सिखाइए, तो बच्चों को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा इसका। तो फिर मैंने वहाँ पे इसके लिए एफर्ट किया और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला और इसी 5 मार्च को हमने इनॉग्रेट किया वहाँ पे क्लास को। और वर्तमान में अभी वहाँ पे करीब 11-12 बच्चों की स्ट्रेंथ हो चुकी है और वो भी अच्छे बच्चे हैं। गिटार टीचर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, गिटार टीचर अपनी क्लासेस शुरू कर चुके हैं। डांस की टीचर भी वहाँ पहुँच चुकी हैं, कंचन पांडे जी, वो भी वहाँ क्लासेस शुरू कर चुकी हैं और इसके अलावा मेरी क्लासेस तो वहाँ चली रही हैं। तो ये था कि जो 2-3 दिन मेरा समय पूरा वेस्ट हो जाता था, जिसमें मैं संगीत से भी दूर हो जाता था और बच्चे भी संगीत से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो वो दोनों फ़ायदे हो गए। और साथ में जो है तो वहाँ के लोगों को भी हमने इसी वे में, जिस तरह का हम यहाँ क्लास चला रहे हैं उसी वे में हमने वहाँ क्लास शुरू करी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मतलब ठीक है हम बैठे हैं आओ सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा नहीं था। हमने प्रॉपर हर सब्जेक्ट के टीचर वहाँ भी रखे और वही कोशिश की कि सबको प्रोफेशनल तरीके से अच्छा संगीत सिखाया जाए। आप संगीत अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन के बाद अध्यापन का कार्य भी शुरू किया और उसकी शुरुआत स्कूल से हुई और आप अपनी पत्नी की प्रेरणा से, जो अब नहीं है इस दुनिया में, और आपने एक संगीत क्लास की शुरुआत की। क्या आज वो नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी खलती है? हाँ, कमी तो बहुत खलती है, लेकिन ये बच्चे उसको फुलफ़िल कर देते हैं।
जब बच्चे मेरे साथ होते हैं तो मुझे नहीं एहसास होता कि वो नहीं हैं। हाँ, जब ये चले जाते हैं, क्लास ऑफ हो जाती है, तब ज़रूर एहसास होता है। क्या लगता है कि अगर उनकी सोच थी इस दिशा में कि आप कुछ अच्छा करें, तो उनकी सोच बड़े रूप में साकार हो, उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास? हम इसी ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम फ्रेंचाइजी के थ्रू रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक की और भी ब्रांचेस बेहतर तरीके से डालेंगे। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स तैयार होते हैं टीचर के तौर पे, वो कैपेबल होते जाएंगे, तो हम नई ब्रांचेज़ में उनको टीचिंग का मौका देंगे और साथ में उनको उन ब्रांचेज़ को हैंड ओवर कर देंगे, हैंडल करने का भी मौका देंगे। हम चाहेंगे कि बच्चे सेल्फ़ डिपेंडेंट बने, क्योंकि म्यूज़िक में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ़ डिपेंडेंट बनने में बड़ा समय लगता है। तो पेरेंट्स के दबाव के कारण कई बार बच्चे म्यूज़िक छोड़ देते हैं कि भैया आप इतने बड़े हो गए, तुम कमा धमा नहीं रहे हो, तो बच्चे जो है तो दूर हो जाते हैं म्यूज़िक से। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन म्यूज़िक को लेना चाहे, तो उसे हम इस तरह भी अवसर दें कि वो थोड़ा कुछ इनकम करना शुरू करे और फिर अपने आप को स्टेबल कर सके सोसाइटी में। क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे म्यूजिक टीचर कहें या जो म्यूजिक सीख रहे हैं बच्चे, कुछ दिनों तक सीखते हैं और लगातार वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? अलग अलग कारण हैं। कभी कभी बच्चों में अरुचि हो जाती है, सही गाइडेंस न मिलने की वजह से भी कभी कभी अरुचि हो जाती है बच्चों को, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे किसी और काम की ओर चल देते हैं। पेरेंट्स का भी एक इसमें मैंने देखा है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैंने बताया कि बीच में मैं म्यूज़िक से डिटैच हुआ था, तो उस समय ये भी था कि फैमिली में पैसे की प्रॉब्लम थी और मैं इनकम कर नहीं रहा था, एमए कंप्लीट कर चुका था, तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने जो है तो म्यूज़िक क्विट कर दिया था थोड़े समय के लिए बीच में। तो ऐसा भी होता है कि बच्चे म्यूज़िक छोड़ देते हैं, उसकी वजह फिनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है और अलग अलग वजहें होती हैं, सोशल भी हो सकता है कभी कभी। तो कोई एक वजह नहीं है, पर ऐसा होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं बीच में कभी कभी म्यूज़िक। पहले हमने देखा था कि कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान में हमने देखा कि गिटार का काफ़ी क्रेज है, तो गिटार के बच्चे आ रहे हैं और हमने देखा है कि फिल्मों में, बॉलीवुड में कई जगह यानी गिटार जो म्यूजिक से रिलेट करते हैं, जो संगीत का गायन करते हैं, वो गिटार का इस्तेमाल करते हैं। तो गिटार का तो क्रेज है वर्तमान में, लेकिन और जो चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं, वो विलुप्त हो रही हैं। उस दिशा में क्या करना चाहिए आज के जो युवा टीचर? जी बिल्कुल, इस दिशा में मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। मैं लगातार पखावज के भी टीचर्स के संपर्क में हूँ, क्योंकि रीवा में पखावज वादक कोई है नहीं। आखिरी पखावज वादक ठाकुर बलीकरण सिंह जी हुए हैं, उसके बाद कोई पखावज वादक हुए नहीं रीवा में। तो उस और भी मेरा प्रयास है कि मैं पखावज को वापस रिफॉर्म करूं, रीवा में फिर से एक बार स्टेबल कर सकें और पखावज के कोई अच्छे गुरु, विद्वान गुरुओं को यहाँ ला करके हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अपने बच्चों को भी प्रशिक्षित करवा सकें। कत्थक, जैसा कि मैंने बताया कि रीवा से कत्थक भी लगभग विलुप्त ही था, तो कत्थक की शुरुआत हमने इस ओर कर दी है। और कुछ वाद्य यंत्र हैं, जैसे गिटार की आप बात करें तो गिटार का एक पक्ष क्लासिकल गिटार भी है, जिसे यहाँ हवाईयन गिटार कहते हैं। हाँ, हवाईयन गिटार में पूरे राग और ये सब कुछ बजता है। जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक होता है वो पूरा गिटार में बजता है। थोड़ा सा उसको बजाने का तरीका अलग होता है। जो आपने सुना होगा अपने इनको, विश्व मोहन भट्ट जी को, मोहन वीणा, तो मोहन वीणा एक्चुअली गिटार है, उन्होंने थोड़ा उसके मॉडिफिकेशन किया है गिटार में, तो क्लासिकल गिटार को उन्होंने मोहन वीणा बनाया है। तो उसी प्रकार से गिटार क्लासिकल के टीचर जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मैं क्लासिकल गिटार की क्लासेस भी रीवा में शुरू करूँगा। और थोड़ी जगह की ज़रूर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन दिल में बहुत जगह है, तो ज़रूर हम बना लेंगे जल्दी। लाइट म्यूजिक काफ़ी जोरों से प्रचलन में है, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें, क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, तो कम लोगों का इंटरेस्ट है। जैसे ठुमरी हो गया, राग हो गया, इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दरअसल इस विषय में मेरी चर्चा बड़े बड़े विद्वानों से भी हुई। ये मेरे उसमें एक प्रश्नावली में प्रश्न भी था कि क्लासिकल म्यूज़िक को कैसे फिर से रिफॉर्म करें, कैसे लोगों में प्रचलन बढ़े इसका। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि घरों में जैसे भजन बजते हैं, गज़लें बजती हैं, फिल्मी गाने बजते हैं, वैसे अगर ठुमरियाँ और क्लासिकल म्यूज़िक बचे तो बच्चों को उसी तरह से याद हो जाएगा।